हेलो एवरीवन। जतन इन होम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आगामी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं कॉमन टॉपिक जो प्राय सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है राजस्थान की नदियां एवं राजस्थान की झीलें। हम देखेंगे कि राजस्थान में नदियों के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है एवं झीलों को खारे पानी की झीलें एवं मीठे पानी की झीलें के रूप में बांटा गया है। दोस्तों, इस टॉपिक का संपूर्ण कंटेंट हमने आरबीएससी, एनसीईआरटी एवं विगत प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं वहां से जुटाया है। एक ही जगह पर संपूर्ण तथ्यात्मक सारगर्भित कंटेंट को पढ़ने एवं सफलता प्राप्ति हेतु आप निरंतर हमारे अपने चैनल जतन इन होम एकेडमी से जुड़े रहें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये कंटेंट आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें तथा अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, इसी के साथ सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की नदियां। राजस्थान में अरावली श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है, अर्थात एक तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदियां और दूसरी अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियां। राजस्थान के अपवाह क्रम को सामान्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है अरब सागरीय अपवाह क्रम, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम और तीसरा है आंतरिक अपवाह क्रम। आंतरिक अपवाह क्रम की नदियां किसी भी अन्य नदी अथवा सागर में नहीं गिर करके धरातल पर ही समाप्त हो जाती है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम, इस क्रम की समस्त नदियां यमुना में मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है? यमुना नदी में इस क्रम की समस्त नदियां मिलती है। इसमें मुख्य नदियां हैं चंबल, बनास, बाणगंगा। बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम में इन 3 नदियों के अलावा और जो नदियां हैं वो है बेडज, गंभीरी, कोठारी, खारी, काली सिंध, पार्वती आदि। अब हम देखते हैं आंतरिक अपवाह क्रम। इसमें वे नदियां आती है जो किसी स्थान से आरंभ होकर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती या कुछ दूर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे? धरातल में। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कांतली, काकनी, घग्गर, साबी, मेंदा आदि ऐसी नदियां हैं जो कि आंतरिक अपवाह क्रम की नदियां हैं। मेंदा नदी सांबर झील में विलीन हो जाती है। अब हम अरब सागरीय अपवाह क्रम को विस्तार से देखते हैं। तो इसमें पहली नदी है माही नदी। माही नदी के उपनाम माही नदी को वागड़ एवं कांठल क्षेत्र की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा एवं आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो उसका आंसर है माही नदी। या फिर वागड़ एवं कांठल क्षेत्र की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो उसका आंसर है माही नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में धार जिले के मिंद्रा नामक स्थान से होता है। इस मिंद्रा नामक स्थान का उल्लेख राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अंदर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरण, दर, अनास, चाप एवं मोरेन। इस नदी का जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। राजस्थान में यह नदी दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो उसका आंसर है माही नदी। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि कौन सी राजस्थान की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो उसका आंसर है माही नदी। यह नदी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी इसी नदी से है। कडाना बांध एवं माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर ही स्थित है। कौन कौन सी परियोजना? कडाना बांध और माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान में यह नदी खांदू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है।
अरब सागरीय अपवाक्रम की दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी नदी, जिसका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है एवं इसका अपवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर एवं जोधपुर जिला है। इसकी सहायक नदियां हैं जवाई, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया, मीठड़ी, बांडी और लीलड़ी आदि। इस नदी का जल बालोतरा, बाड़मेर तक तो मीठा होता है और उसके बाद इसका जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस नदी को लवणवती, मरुस्थल की गंगा एवं पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला भी कहा है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को गौडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। यह नदी अंततः कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे हम देखते हैं जोजड़ी नदी। इसका उद्गम नागौर जिले के लांडनू नामक स्थान से होता है। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सहायक नदी है लूनी की जो दाएं किनारे से मिलती है, तो उसका आंसर है जोजड़ी नदी। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में होता है। अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन उसका महत्व किस राज्य के लिए है? गुजरात राज्य के लिए है। आगे है जाखम नदी, जिसका उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटी साजड़ी नामक स्थान से भंवर माता मंदिर की पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जाखम नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है? तो भंवर माता मंदिर की पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सिरोही जिले के नया सानवारा गांव के समीप अरावली की पहाड़ियों से होता है। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम, अर्थात वे नदियां जिनका पानी कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनास नदी के बारे में, जिसका जल कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है एवं इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर में है। 512 किलोमीटर है, जो पूरी लंबाई कौन से राज्य में है? राजस्थान में ही है। अतः पूर्ण बहाव के आधार पर यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बनास नदी। इस नदी बेसिन का मुख्य क्षेत्र टोंक जिले में स्थित है। बनास नदी की सहायक नदियां हैं मानसी, पार्वती, कोठारी और मोरेल। इस नदी को वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में अन्य जो दूसरी नदी है वो है आयड़ नदी। आयड़ नदी को बेडच नदी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर की उदय सागर झील में गिरने के बाद तो इसे बेडच नदी का नाम से जाना जाता है, और उदय सागर झील में गिरने से पहले इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद यह भीलवाड़ा के बिंगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस पर घोसुंडा बांध बनाया गया है। इसका बहाव कहाँ पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों के अंदर है। तो घोसुंडा बांध कौन से जिले में और किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा जिला चित्तौड़गढ़ और नदी आयड़ नदी अथवा बेडच नदी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में बाणगंगा नदी पर रामगढ़ के पास बांध बना करके जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। और बांध कौन सा है? रामगढ़ के पास जो बांध बनाया गया है। बाणगंगा नदी के उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित नदी और रुंडित नदी। इस नदी का उद्गम बैराठ की पहाड़ियों से होता है। बैराठ की पहाड़ियां कहाँ हैं? जयपुर जिले के अंदर है। दौसा और भरतपुर में बहने के बाद यह आगरा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे प्राचीन बैराठ सभ्यता विकसित हुई थी। तो प्राचीन बैराठ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बाणगंगा नदी के किनारे प्राचीन बैराठ सभ्यता विकसित हुई थी।
कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो उसका उत्तर है पार्वती नदी। पार्वती नदी बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा का सर्जन करती है। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, जो कहां पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ी से और भीलवाड़ा में इस नदी पर मेजा बांध बनाया हुआ है, जिससे भीलवाड़ा शहर को जल उपलब्ध कराया जाता है। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ के पास बेडच नदी में मिल जाती है। अब हम देखते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य की महू के निकट जनापाव पहाड़ी से होता है। यह पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रेणी का ही भाग है। यह नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है। इस नदी के अन्य नाम है, इसको चरमनवती नदी भी कहा जाता है, बारामासी नदी भी कहा जाता है और कामधेनु भी इस नदी को कहा जाता है। इस नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी बनाया हुआ है। यह नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के अंदर बहती है और अंत में यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोड़गढ़ के निकट यह जलप्रपात बना हुआ है। यह जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। चंबल नदी राजस्थान में जल प्रदान करने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन करने वाली नदी भी चंबल नदी ही है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा ये कौन कौन से राज्यों के बीच बनाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में बनाती है। परवन, अलनिया, पार्वती, कुराल, बनास, बामनी, छोटी काली सिंध, मेज, सीप आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी है काली सिंध नदी। उद्गम मध्य प्रदेश के देवास नामक स्थान से होता है। राजस्थान में यह नदी झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। कोटा के नानेरा नामक स्थान पर यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। यह नदी कोटा, झालावाड़ एवं बूंदी जिले के मध्य सीमा भी बनाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं आहू, परवन, क्यासरी, पीपलाज, सामेला, रेवा और निवाज। अब हम देखते हैं राजस्थान में आंतरिक अपवाह क्रम, अर्थात ऐसी नदियां जो किसी सागर या किसी अन्य नदी में नहीं मिलती, वरन धरातल पर ही वो समाप्त हो जाती है, अर्थात विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में नदीत में अर्थात नदियों में श्रेष्ठ, अम्बित में व देवीत में माताओं में देवियों में श्रेष्ठ मानी गई सरस्वती नदी का उद्गम भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणी के रूपण हिमनद से बताया गया है, जो आदि बद्री तक पहुंचकर जल में परिवर्तित हो धारा का रूप लेता था। तो सरस्वती नदी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। विलुप्त अर्थात अंतः सलीला हो गई। इस विलुप्त अंतः सलीला नदी के प्रवाह मार्गों में विद्यमान जीवनदायी जल का पर्याप्त दोहन कर समीपवर्ती क्षेत्रों का समुचित विकास किया जा सकता है। आरंभिक पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर हड़प्पा कालीन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम दिया गया। सिंधु तट पर प्राप्त प्राचीन बस्तियों से कई गुना अधिक प्राचीन बस्तियां वैदिक सरस्वती नदी के तट पर पाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो राजस्थान की सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है अंतः प्रवाह की, जो अब विलुप्त हो चुकी है। अब हम राजस्थान की अंतः प्रवाह की दूसरी नदी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है घग्गर नदी। इस नदी को मृत नदी अथवा कभी कभी सरस्वती नदी भी कह दिया जाता है। राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से होता है। कौन सी पहाड़ी से? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी हनुमानगढ़ के तलवाड़ा गांव के
टिब्बी से राजस्थान में प्रवेश करती है। पूर्व समय में जब यह नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें जब बाढ़ आती थी तो उसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता था। तो इसका उत्तर है घग्गर नदी। यह नदी राजस्थान में आंतरिक अपवाद क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह तल में बहती है। इसी वजह से इसे कई बार सरस्वती नदी भी कह दिया जाता है। इस नदी के मुहाने पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। अब हम देखते हैं साबी नदी के बारे में। साबी नदी अलवर जिले में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है। यह अलवर की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम है सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियां। इसके अपवाद क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किस नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं? तो इसका उत्तर है कांतली नदी। सीकर और झुंझुनू जिले में बहने के बाद यह नदी चूरू जिले की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। इस नदी को मौसमी नदी भी कहा जाता है। राजस्थान के अलवर जिले की रूपारेल नदी को वराह नदी अथवा लसवारी नदी भी कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में वराह नदी किस नदी का अन्य नाम है? तो उसका उत्तर होगा रूपारेल नदी, जो कहां पर है? अलवर जिले में। राजस्थान के जैसलमेर जिले की काकनेय नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि काकनेय नदी का अन्य नाम क्या है? कि मसूरदी नदी। यह नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है आंतरिक प्रवाह की? तो उसका उत्तर है काकनेय नदी अर्थात मसूरदी नदी। अब हम नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं कि राजस्थान में आंतरिक अपवाद क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 60.2% के लगभग है और बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्षेत्र है कुल 23% के लगभग। राजस्थान में अरब सागर क्षेत्र का अपवाद क्षेत्र है कुल 17% के लगभग। तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान में अपवाद क्षेत्र है वो है आंतरिक अपवाह का क्षेत्र, अर्थात ऐसी नदियां जो किसी अन्य नदी और सागर में अपना जल नहीं गिरा करके धरातल पर ही विलुप्त हो जाती है। वो अपवाह क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है जो लगभग 60.2 के लगभग है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना से है। राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक भारतीय इंजीनियर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। मेनाल भीलवाड़ा मेनाल नदी व ऊपरमाल पठार मेनाल जलप्रपात स्थित है। अर्थात मेनाल जो जलप्रपात है वो ऊपरमाल पठार के ऊपर, मेनाल जो स्थान है भीलवाड़ा में वहां पर स्थित है। दमोह जलप्रपात धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। मांगली नदी पर भीमलत बूंदी में भीमलत जलप्रपात स्थित है। रंगाई छपाई उद्योग लूणी नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लूणी नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो रंगाई छपाई उद्योग इसका उत्तर है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? तो उत्तर है कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। नोहर बांध रावी व्यास नदी पर स्थित है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर स्थित है। पांचना बांध करौली में, भद्रावटी अटा बरखेड़ी भैंसावट व माची नदियों पर बनाया हुआ है। खमनौर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ के अंदर बनास नदी का उद्गम स्थल है। राजस्थान में जल अप्रदन करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में जल अप्रदन करने वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल। लूणी नदी का उद्गम है नाग पहाड़ियां। बेडज नदी का
गोगुंदा की पहाड़ियाँ, सोम नदी का बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ और बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। इसी प्रकार कांतली नदी का उद्गम है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर, बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ और पार्वती नदी का उद्गम है विंध्यन श्रृंखला। ये सभी तथ्य अच्छे से याद करने हैं क्योंकि किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब थोड़ा देखते हैं सांभर झील के बारे में। राजस्थान में जयपुर, अजमेर और नागौर जिले की सीमा पर खारे पानी की झील सांभर स्थित है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण जयपुर जिले के पास में है। इसमें रूपनगढ़ नदी अजमेर, मेंढा या मेंढा नदी जयपुर, खंडेला नदी सीकर और खारी नदी नागौर के द्वारा जलभराव होता है। राजस्थान में अब हम देखते हैं परंपरागत जल संरक्षण की कुछ विधियां। तो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं नाडी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, झालरा, कुई, बेरी, नेहटा, पालर, पानी और मदार। इसमें से किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि झालरा क्या है। तो झालरा राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के टापरा गांव में स्थित है, जो राजस्थान में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर आदिवासियों का एक मेला लगता है, जिसे भीलों या आदिवासियों का महाकुंभ अर्थात कुंभ भी कहते हैं। अजमेर जिले की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो इसका उत्तर है बांडी नदी द्वारा आनासागर झील को जल उपलब्ध होता है। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है? तो उसका उत्तर है चूरू और बीकानेर। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो बाढ़ आती है बालोतरा में। किस नदी के कारण? लूणी नदी के कारण। उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति कराने वाली परियोजना कौन सी है? तो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति कराती है। मानसी वाकल नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद यह गुजरात और उदयपुर की सीमा पर साबरमती नदी में मिल जाती है। खड़ीन सिंचाई पद्धति किस जिले में लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर है जैसलमेर जिले में खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो राजस्थान की लुप्त सरस्वती नदी ऐसी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की जो मुख्य नदियां हैं वो है घग्गर, साबी, काकने, कांतली, रूपनगढ़ और मंधा। आंतरिक प्रवाह से आशय है कि ऐसी नदी जिसका पानी किसी सागर अथवा किसी नदी में ना गिर करके किसी तालाब या धरातल में जाकर के विलुप्त हो जाता है, तो उस नदी को कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी। राजस्थान की खारी नदी जिसका उद्गम है बिजराल की पहाड़ियों से, वह बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का। राजस्थान की खारी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो बिजराल की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम भी है। ये हैं बनास, बेडच और मैनाल नदी का जो संगम होता है वो होता है बिंगोद नामक स्थान पर। सोम, माही, जाखम नदी का संगम होता है बेणेश्वर नामक स्थान पर। बनास, चंबल और सीप नदी का संगम होता है रामेश्वर घाट नामक स्थान पर। बनास, डाई और खारी नदी का संगम होता है राजमहल नामक स्थान पर। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा नामक स्थान है। तो परीक्षाओं में कई बार ये संगम भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि सोम नदी का उद्गम कौन सा है? तो इसका उत्तर है बीछामेड़ा नामक स्थान। अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान में मुख्यतः 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। तो अब हम राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जयसमंद झील जो कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर। इस झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बना करके किया था। यह झील विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी
झील है एवं एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू है, जिनमें से सबसे बड़े टापू का नाम तो है बाबा का भांगड़ा और उससे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बाबा का भांगड़ा और प्यारी टापू का संबंध किस झील से है, तो उसका आंसर है जयसमंद झील से। जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल एक टापू पर बना हुआ है। इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि ढेबर झील किस झील का नाम है, तो इसका आंसर है जयसमंद झील। अब आगे देखते हैं फायसागर झील, जिसका संबंध है अजमेर जिले से। इस झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फाय ने 1891 से 1892 के दौरान अकाल राहत कार्यों के रूप में करवाया था। फायसागर झील में कौन सी नदी का जल आता है, तो इसका आंसर है बांडी नदी का जल फायसागर झील में गिरता है। इस झील में पानी की ज्यादा आवक हो जाने पर इसका पानी अजमेर की ही एक अन्य झील, जो कौन सी है, आना सागर झील, उसमें चला जाता है। अब हम देखते हैं आना सागर झील के बारे में, जिसका संबंध है अजमेर जिले से। आना सागर झील का निर्माण अजमेर जिले में पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज, जिनको आनाजी भी कहते हैं, ने 1137 ईस्वी में करवाया था। इस झील के किनारे शाहजहां ने बारादरी का निर्माण किया और इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसको सुभाष उद्यान भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। अब हम देखते हैं राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील सांभर झील, जो कि खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। इस झील में भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित होता है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर और नागौर जिले की सीमाओं पर यह विस्तृत है एवं इस झील का अधिकांश भाग जयपुर जिले में स्थित है। इसी कारण से इसका प्रशासनिक नियंत्रण भी जयपुर जिले के पास ही है। राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय अर्थात खारे पानी की झील सांभर झील है। मेढा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़ आदि नदियों से इस झील में पानी आता है। यह झील रामसर समझौते के तहत आद्र भूमि के रूप में संरक्षित है। बिजोलिया शिलालेख के अंदर लिखा गया है कि इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था। अब हम राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है पिछोला झील। इसका संबंध है उदयपुर जिले से। राजस्थान की पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा पिछोली गांव के निकट किया गया था। महाराणा उदय सिंह के द्वारा इस झील की मरम्मत का कार्य करवाया गया। सीसारामा और बुझड़ा नदियां इस झील को पानी की आवक करती है। इस झील पर प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा बना हुआ है। पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा, उसका संबंध किस झील से है, तो आंसर होगा पिछोला झील से। यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास नामक 2 महल 2 टापुओं पर बने हुए हैं, जिनमें से जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू किया था और जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में इसको पूरा किया था। जगनिवास महल का निर्माण 1776 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। राजस्थान की इसी झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर है। इस मंदिर में देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। इस झील के किनारे उदयपुर का राजमहल भी स्थित है। तो राजस्थान में चामुंडा माता का ऐसा मंदिर कौन सा है जहां पर देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है, तो वो मंदिर है राजस्थान में पिछोला झील के किनारे। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। अब हम देखते हैं राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील के बारे में, जिसका नाम है पुष्कर झील, जो मीठे पानी की झील है। इस झील का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पवित्र पुष्कर झील को हिंदुओं का तीर्थराज भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? पुष्कर झील को। इस झील में 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट या गऊ घाट है। इसी स्थान पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। पुष्कर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। दिसंबर 1911 में
इंग्लैंड की महारानी मेरी की भारत यात्रा की याद में इस झील के किनारे क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया गया था। यह झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अब हम देखते हैं पचपदरा झील के बारे में, जिसका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से है और यह खारे पानी की झील है। इस झील में खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी का उपयोग करके नमक बनाया जाता है। इस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है, इसलिए स्वाद की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे खारी झील है। क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। अब तलवाड़ा झील, जिसका संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है, वो मीठे पानी की झील है। तो ये भी हमें याद रखना है। 4 ऑप्शन देके ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से मीठे पानी की झील कौन सी है, और उसमें अगर तलवाड़ा झील का ऑप्शन हुआ तो तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ में है वो मीठे पानी की झील है। किस झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित गैप सागर झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील है राजसमंद झील, जो एकमात्र ऐसी झील है जिसका नामकरण उसके जिले के नाम पर है। अर्थात झील का नाम है राजसमंद और जिले का नाम भी है राजसमंद। राजसमंद झील का निर्माण राजसमंद जिले के अंदर कांकरोली नामक स्थान पर महाराणा राज सिंह के द्वारा 1662 ईस्वी में गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। इस झील के उत्तरी भाग पर स्थित नौत चौकी पर संगमरमर की 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति शिलालेख पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान की जयसमंद और राजसमंद झीलों का उपयोग सिंचाई हेतु भी किया जाता है। प्लाया झीलों का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका आंसर है प्लाया झीलों का संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। प्लाया झीलें क्या होती है? तो थार के मरुस्थल के अंदर वायु द्वारा मिट्टी को उड़ा ले जाने पर मुख्यतः इन झीलों का निर्माण हो जाता है। उदयपुर जिले में स्थित महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? तो वो है पिछोला झील, उदय सागर झील और फतेह सागर झील। इनका संबंध उदयपुर जिले से है। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण झील नक्की झील, जो सर्वाधिक ठंडी झील है, उसका संबंध माउंट आबू सिरोही जिले से है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। इस झील में प्रसिद्ध 2 चट्टानों को टॉडरॉक और ननरॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि टॉडरॉक एवं ननरॉक का संबंध राजस्थान की किस झील से है? तो उत्तर होगा नक्की झील से है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अब हम देखते हैं सिलिसेट झील, जो कि राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? तो राजस्थान का नंदन कानन सिलिसेट झील अलवर को कहते हैं। इस झील के किनारे 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह द्वारा अपने रानी के लिए शाही महल और शिकारी लॉज का निर्माण किया गया था। वर्तमान में इस झील को होटल लेक पैलेस में बदल दिया गया है। कायलाना झील जोधपुर, कोलायत झील बीकानेर, मानसागर झील और उम्मेद सागर झील जोधपुर, ये सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। सांभर झील में लवण की मात्रा जमा करने वाली नदी कौन सी है? तो मेंढा नदी। इसके द्वारा सांभर झील में प्रतिवर्ष लवण की सर्वाधिक मात्रा जमा की जाती है। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में विद्यमान हैं। तो महत्वपूर्ण खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान में वो है लूणकरणसर झील, जिसका संबंध है बीकानेर जिले से। सांभर झील जो है जयपुर जिले से संबंधित है। पचपदरा झील बाड़मेर की, डीडवाना झील नागौर की, फलौदी झील का संबंध जोधपुर जिले से है, कावोद झील का संबंध जैसलमेर जिले से है और कछोर और रेवासा झील का संबंध सीकर जिले से है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कौन कौन सी झीलें शामिल है। तो इस योजना के अंदर राजस्थान की कुल 6 झीलें शामिल है, जिसमें पिछोला झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील, मान सागर झील, पुष्कर झील और नक्की झील को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया है।
यह योजना जून 2001 से शुरू हुई थी। इस योजना में केंद्र और राज्य में धनराशि का अनुपात 70:30 है। कनक सागर झील का अन्य नाम क्या है? तो दुगारी झील कनक सागर झील का अन्य नाम है। बूंदी जिले में स्थित इस झील को दुगारी झील भी कहते हैं। राजस्थान के कोटा जिले में कोटा बैराज का निर्माण क्यों किया गया? तो उद्योगों को जल की आपूर्ति करने हेतु राजस्थान के कोटा जिले में कोटा बैराज का निर्माण किया गया था। गढ़सीसर सरोवर का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो जैसलमेर जिले से गढ़सीसर सरोवर का संबंध है। कोलायत झील, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बीकानेर में यह झील स्थित है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन? कपिल मुनि की यह झील तपोस्थली रही है। यह एक प्राकृतिक झील है। इस स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है। इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। कायलाना झील, बालसमंद झील और सरदार समंद झील, इन सभी झीलों का संबंध जोधपुर जिले से है। जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली झील कौन सी है? तो वो झील है कायलाना झील। बूंदी जिले में रामसर अथवा रामसागर झील जो स्थित है वो सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कई बार पूछा गया है। नवलखा झील बूंदी में स्थित है। पन्नालाल शाह तालाब झुंझुनू जिले में स्थित है। डिग्गी तालाब टोंक जिले के अंदर स्थित है और आनासागर झील का संबंध अजमेर जिले से है। राजस्थान के भरतपुर जिले में जो मोती झील है उससे नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। इस झील का निर्माण रूपारेल नदी के पानी को रोककर किया गया था। इस झील को भरतपुर जिले की लाइफलाइन अर्थात जीवन रेखा भी कहा जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण की संज्ञा किस झील को दी गई है? तो वो है गजनेर झील। बीकानेर को पानी का शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। जयसमंद झील जिसका संबंध उदयपुर जिले से है उसका अन्य नाम क्या है? ढेबर झील भी उसे कहा जाता है। गैब सागर झील का संबंध है डूंगरपुर जिले से। तालाब शाही झील का संबंध है धौलपुर जिले से। किशोर सागर तालाब का संबंध है कोटा जिले से। जल महल जो झील है उसका संबंध जयपुर जिले से है और पांडुपोल जलप्रपात अलवर जिले में स्थित है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि पांडुपोल जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? नीचे 4 जिलों के नाम होंगे। अगर नीचे अलवर जिला भी ऑप्शन में है तो सही आंसर होगा अलवर जिले के अंदर पांडुपोल जलप्रपात स्थित है। मित्रों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।